वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी। कैसे हो बच्चों? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पूरा वीडियो बड़ी ही ध्यान से देखेंगे। अगर आप स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के बारे में, फिर क्षार, फिर एसिड। अम्ल की रासायनिक गुण क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एसिड की क्या एसिड हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल क्या है, एसिड क्या है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो या नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें। Those things their taste have sour, कैसा हो, एकदम मतलब खट्टा हो, स्वर हो। तो और वो क्या करें, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड लिटमस पेपर में टर्न कर दें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, हमने समझा कि एसिड क्या है या अम्ल क्या है। जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करें, रेड में टर्न कर दें या नीले लिटमस पेपर को लाल में कर दें। ये बात समझ में आई। टाइप ऑफ एसिड, एसिड के प्रकार क्या हैं वो देखिए आप। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या है प्रबल अम्ल या प्रबल एसिड? जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएं। कैसे हो जाएं? पूर्णतः यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं। इनके पूर्ण जो हम एसिड वाटर में जब घोलें, सोल्यूबल करें तो उनका आयनों में टूट जाएं। कंप्लीटली आयनों में जब टूट जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। जिनकी एग्जाम्पल आप देख रहे हो H2SO4, HCl या HNO3। क्या करेंगे अगर हम इनको वाटर में जब घोलेंगे तो ये क्या करेंगे? पूर्णतः आयोनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्णतः आयोनाइज। कैसे? H+SO4 आयोनाइज मतलब 2 आयन बन रहे हैं। कैसे आयन बन रहे हैं जरा समझने का प्रयास करेंगे हम। क्या मतलब है इसका आयनाइज? एक ये हमने बीकर लिया बेटा। क्या लिया? ये बीकर। और इसके अंदर क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसमें हम डालते हैं क्या? H2SO4 की कुछ बूंदे या ड्रॉप्स डालते हैं। किसके अंदर? इस वाटर के अंदर। और हमने क्या देखा? इसके अंदर ये हाइड्रोजन का आयन अलग बन गया या SO4 ये अपना आयन अलग बना रहा है। इसी प्रकार से क्या है? आयन बन रहे हैं। जो प्लस का साइन बना रहा है ये माइनस का। ठीक है, ऐसे करके बना रहे हैं। देख रहे हो आप? ऐसे इस प्रकार से यानी कि पूरे में क्या है? आयनों में टूट जाएंगे। इसे क्या जब पानी में घोलेंगे तो जब पानी में जल में घोलेंगे तो ये इस प्रकार से आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आयनों में टूट जाएंगे। तो ये आयनों जो पूर्णतः जब आयनाइज हो जाए इसका या पूर्णतः आयनों में टूट जाएं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं वीक एसिड। क्या है वीक एसिड? देखें, जो जल में पूर्णतः आयनित ना हो। क्या है?
ऐसे आप पदार्थ ले लीजिए जो जल में क्या हो, या ऐसे अम्ल जो जल में क्या है पूर्णतः आयनित ना हो। ऐसे अम्ल जो घोलने पर, जल में घोलने पर पूर्णतः कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। तो क्या है, इसको इरेज करें, देख लें इसको, उनको हम इधर देख लीजिए, देख लीजिए, मान लीजिए ये हमने लिया है HCl, इसको ले लीजिए HCl, और जब इसको हम जल में घोल रहे हैं तो बेटा क्या होगा, ये आयन बना रहा है, ठीक है। हम ये कहेंगे जब ये आयन तो ये बना रहा है, मगर ये जल में क्या करेगा बेटा, पूर्णतः आयनाइज नहीं है, पूर्णतः आयन यानी कंप्लीटली आयन नहीं बनाता है, कुछ छोड़ देता। थोड़ा सा बड़ा ले लें, यस, ये देखिए आप, क्या अगर पूर्णतः आयन नहीं बनाएगा। ये रहा आपका वाटर, क्या रहा, वाटर यानी कि जल, और इसमें हमने ये घोला, इसको ही घोल दो HCl को। अब ये क्या करेगा, जब इसके आयन बनेंगे तो कैसे बनेंगे बेटा, जरा देखो, इसके आयन जो बनेंगे वो हाइड्रोजन अलग तोड़ देगा और SN ये माइनस, हाइड्रोजन अलग SN माइनस, हाइड्रोजन प्लस के आयन और ये माइनस आयन, SN माइनस, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से आयनों में टूटेगा। लेकिन आयन, अब का सर इसमें अंतर क्या, अंतर बस कहना ये है कि ये पूर्णतः नहीं, पूरी फुल्ली कंप्लीट आयनों में नहीं टूटेगा, कुछ अंश इसके रह जाते हैं जो क्या है इसी के फॉर्म में इसमें रहेंगे या कंप्लीटेड जो है नहीं टूटेंगे। बात समझ में आई? इसलिए हमने देखा कि प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है। ये पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं और ये पूर्णतः आयन में नहीं टूटते हैं, जब जल में घुलते हैं तब। ये बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देख लिए हमने, H2SO4 HCl HNO3, इसके क्या है HCN CH3 COOH HCOOH, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अम्ल, अम्ल के क्या भौतिक गुण हैं वो देखते हैं। अब देखो हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें बाहर से देखने से प्राप्त होती हैं, मुझे देखने को पता चलती है कि चीज़ कैसी है, उनको हम बोलेंगे क्या, फिजिकल। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं, जल में घुल जाएंगे स्वाद में, जैसे कि हम संतरा खाते हैं या आंवला खाते हैं या सेब है, तो ये भी थोड़े कैसे होते हैं, ये थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं अम्ल, ठीक है। जैसे कि आप आंवला और इनके आप चित्र देख भी रहे हैं कितनी, ठीक है। नीले लिटमस पेपर को लाल, लिटमस पेपर क्या है आप फिगर में देखिए, ये लिटमस पेपर है, और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर रहा है जब इसको एसिड में डिप किया जाता है, एसिड में डुबोया जाता है। देखिए, ठीक है, देखा आपने। क्या करते हैं जब नीले लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं बेटा, नीला लिटमस पेपर, और जब इस किसी बीकर में हम जब उसको ऐसे डिप करते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर है, और ये क्या हो जाता है जब हम किसी एसिड में डिप करें तो ये रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी कि था ब्लू हो गया रेड। तो ये टर्न हो जाता है कब, जब किसी आप एसिड में इसको डिप करें, ठीक है। नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट या बदल देता है कौन, अम्ल या एसिड। बात समझ में आ रही है? इनकी प्रकृति कैसी होती है, कोरेसिव होती है। कैसी होती है, कोरेसिव। कोरेसिव संक्षारण जिसे होते बोलते हैं, संक्षारणीय होती है। संक्षारणीय प्रकृति मतलब सकते हो
जैसे कि अगर कोई कपड़े पहनते या ज़्यादा निकलता है तो ये उस कपड़े वगैरह को ऐसे कहकर उसको एकदम जला देता है, एकदम उसको गला देता है कपड़े को। संक्षारीय होती इनकी प्रकृति, कोरेसिव, उसको गला देता है, गलाने का काम करता है। ये इनकी प्रकृति होती है, कोरेसिव या संक्षारीय होती है। बात समझ में आ रही है? अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में अब हम बात करेंगे और इसको आप नोट कर लें। ये हमने नोट में इसलिए लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट है नोट। अम्लों का जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम है ये। जो अधिक घुल जाएगा वो प्रबल होगा, जो कम घुल पाएगा वो कैसा होगा? दुर्बल होगा। तो इस तरफ से ये प्रबल है और उस तरफ जाकर दुर्बल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड और उस तरफ वीक एसिड। आप HCl देख रहे हो, HNO3 देख रहे हो, फिर H2SO4 देख रहे हो। H2SO4 भी क्या है? प्रबल में ही आता है, स्ट्रॉन्ग में आता है। फिर वो आप देख रहे हो CH3 COOH, ये वीक एसिड में जाएंगे, और वो CH2CO2 ये भी वीक एसिड में जाएंगे, और HCl ये भी वीक में। तो प्रबलता इस तरफ से जा रही है, आप देख लीजिए, ये घट रही है। ये इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है और उस तरफ लो। आप ऐसे समझ लीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, हाई, इस तरफ लो। मतलब इस तरफ क्या है? प्रबल, इसलिए हाई कंसंट्रेशन हम बोलेंगे। इस तरफ प्रबल एसिड है और उस तरफ वीक एसिड है। आपको बात समझ में आई? बिल्कुल, इसको आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो चलो देखते हैं क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। अम्ल के रासायनिक गुण क्या हैं उनके बारे में देखें। तो हम क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी? अम्ल की। क्या है? अम्ल की, यानी कि जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, इन सबके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम किसकी? एसिड की कराएंगे। किसकी कराएंगे? अम्ल की कराएंगे अभिक्रिया। फिर हम पाएंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है। देखें क्या प्राप्त होता है। मान लीजिए मैंने जिंक ले लिया और ले लिया हमने एक अम्ल जो है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब इसकी अभिक्रिया हुई तो ये हमें मिला जिंक क्लोराइड। क्या मिला? जिंक क्लोराइड। और जब जिंक क्लोराइड मिल जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास? आप देखिए तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। या हम ले लें मैग्नीशियम प्लस ले लें HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज होगी, या यहाँ से मुक्त हो जाएगी, इससे निकलेगी। क्या? किससे? जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तब ये हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि हमने एक लिया धातु और धातु के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी? अम्ल की। जब अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण बनेगा बेटा। क्या बनेगा? लवण। और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है? निकलेगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कब? जब हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। इसको नोट कर लो, समझ लो, ठीक है? इसको नोट कर लो। मेटल रिएक्ट विथ एसिड और क्या बनेगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या होगा? रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्या है। अब हम देखें धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है। चलो देखते हैं। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन इनमें से कोई एक ले लीजिए आप। मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। इसको हटा दें, नोट कर लो इसको। ओके,
ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे, हम बात करेंगे धातु कार्बोनेट के साथ अवक्रिया। ठीक है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या है, रिएक्शन के साथ अभिक्रिया, किसकी, अम्ल की। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, द रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। तो क्या लिखा है, हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, H2SO4, ये क्या है, अम्लीय है, और अम्ल है तो फिर हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। हम देखते हैं कैल्शियम सल्फेट और CO2 प्लस H2O। ये हमने देखा, हमने क्या देखा कि हमने जब धातु कार्बोनेट लिया, बेटा क्या लिया, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट लिया और हमने अभिक्रिया कराई किसके साथ, अम्ल के साथ, एसिड के साथ, और हमें प्राप्त हुआ क्या, लवण, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, और प्लस क्या, जल, क्या, जल, यानी कि वाटर प्राप्त हुआ। यानी कि जब हम मेटल या धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमको लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। बात समझ गए। बात कर लें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम बात कर लें, और जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम ये देख लें। तो हम क्या प्राप्त होता है ये देख लीजिए आप, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी, और क्या प्राप्त होगा बेटा, जल, H2। मतलब जब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और अभिक्रिया कराई एसिड के साथ, ठीक है, और हमें प्राप्त क्या हुआ, साल्ट, और क्या प्राप्त हुआ, CO2 गैस, देख लीजिए आप, एंड वाटर। ओके, ये हम देख रहे हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। ये क्लियर हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, समझ में तो पूरा आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, इसको हटा दें। क्लियर, ओके, इसको रहने दें ताकि आप उसको एग्जाम्पल के रूप में देख लें। चलो देखते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, या बोल दो
रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। हम बात करेंगे कि मेटल ऑक्साइड के संग कैसे अपक्रिया होती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए हैं, और आप ले लीजिए क्या, एक ले लीजिए अम्ल, और जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखिए आप, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। क्या बन जाएगा, H2 का, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं बेटा, बैलेंस आप कर लेना, हम रिएक्शन बता रहे हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा वो, ठीक है, बैलेंस करते रहना। तो हमने देखा, हमने धातु ऑक्साइड लिया था, क्या लिया था बेटा, धातु ऑक्साइड लिया था, और अम्ल से अपक्रिया कराई हमने, और हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। We can also say that when we कार्बन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड react with HCl या एसिड, we get salt and water। हमें क्या प्राप्त होगा, साल्ट प्राप्त होगा और वाटर प्राप्त होगा। कब, जब हम धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं क्षार क्या है और क्षार के बारे में देखते हैं, चलिए। हाँ, तो फिर देखते हैं हम बेस या क्षारक के बारे में बात करेंगे, बेस या क्षारक के बारे में। और अभी हमने अम्ल के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं बेस क्या है, फिर हम उसमें साल्ट भी देखेंगे। इस पूरे वीडियो में बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्षारक क्या है, क्षारक क्या है, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो, जिनका स्वाद कैसा हो, कड़वा हो या चिकने हो, और क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को टर्न करते हैं ब्लू लिटमस पेपर में। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो और लाल लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। ये तो साधारण सी परिभाषा हो गई क्षारक की, लेकिन अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार परिभाषा क्या है वो भी देख लें। जो आयनन के पश्चात पदार्थ, उनको अगर जो चीज़ मिलाएं उसमें जल में और आयन बने, आयन के पश्चात जल में वियोजित होकर यानी कि मिलने के बाद ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल OH ही देते हैं। क्या देते हैं, OH देते हैं, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। ये अरेनियस के हिसाब से परिभाषा हो गई। प्रकार क्या है बेसिस के, वही दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ये इनके टाइप हैं, या टाइप ऑफ क्या है, जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जल में पूर्णतः का मतलब क्या है, कोई मैंने बी कर लिया ऐसे करके, आपने देखा था। और इसमें क्या किया, इसमें जल है, क्या है, जल है, और कोई मैंने क्षारक इसमें मिलाया, यानी कि क्षारक मैंने ले लिया KOH, ये क्षारक है, क्षारक। और जब इसमें मैंने इसको वियोजित किया तो आप देखोगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, खाली पोटेशियम भी टूटेगा, उसका मतलब नहीं है, ये जो आयन किसमें माइनस वाले ऐसे हाइड्रोक्साइड आयनों में टूटेगा तो वियोजित होगी। और ये क्या पूर्णतः वियोजित हो जाएगा, क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा और आपको आयन देंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रबल या स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है।
दुर्बल क्षारक क्या होते हैं ये देख लें अब, या वीक बेसिस क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं ये पूर्णतः जल में आयनित नहीं, आयन तो बनेंगे इनके लेकिन कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इनको आयनाइजेशन जो होगा वो कंप्लीटली नहीं होगा, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। क्या वीक बेस बोलते हैं? देख रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं आप, ये क्या है? वीक बेसिस है। क्या है? वीक बेसिस है। आप समझ रहे हैं ना? स्ट्रॉन्ग बेस समझ रहे हो, वीक बेस समझ रहे हो? ये वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? जो पूर्णतः जल में घुलने के बाद पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी पूरे उनके पूर्णतः आयन बन जाएं, आयनाइज हो जाएं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं। और ऐसे जो पूर्णतः आयनाइज नहीं होते हैं उन्हें वीक बेस बोल देते हैं। ओके, क्षारक में भौतिक गुण क्या है वो देख लें, या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जल में विलय तथा स्वाद में तीखे, तो जल में तो विलय यानी कि घुल जाएंगे और स्वाद में तीखे और कड़वे होंगे। कैसे होंगे? तीखे और कड़वे होंगे। क्षारक लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर होगा भैया, और जैसे ही आप डिप करोगे इसको क्षारक में, ये कैसा बन जाएगा? ये एकदम हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ब्लू बन जाएगा। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा कौन? क्षारक। क्षारक रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अगर आप उनको छूओगे, टच करोगे, टच करने पर सॉफ्ट की तरह क्या होते हैं? एकदम स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। संचारक प्रवृत्ति होती है इनकी, या कोरेसिव बोल लीजिए प्रवृत्ति होती है, यानी कि किसी कपड़े अगर ये पड़ते हैं तो उसको भी वो गला देते हैं एकदम। संचारक उनको जो है कुरेदने काम, यानी उसको गलाने का कार्य करते हैं। क्षारक की, जैसे कि अम्ल की भी हो क्षारक का कोरेसिव प्रवृत्ति है, इसकी भी संचारक की भी और संचारक प्रकृति इसकी भी है, या कोरेसिव नेचर बता दीजिए आप। एसिड का भी कोरेसिव नेचर है और बेस का भी कोरेसिव नेचर है। ठीक है, तो हमने देखा क्या है, आर्यनीय सिद्धांत के हिसाब से देखा कि बेस क्या है, उनके प्रकार देखे हमने, और फिर हमने उनके भौतिक गुणों को देखा। अब क्या देखना है? अब देखना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी कि भौतिक गुण क्या है, सॉरी रासायनिक गुण ऑफ बेसिस क्या है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं क्षारक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। उसमें हम देखते हैं धातु के साथ अवक्रिया कराएं, किसकी? क्षारक की, यानी कि धातु के साथ कराएंगे तो क्या होगा उसके बारे में हमें देखना चाहिए। ये ले ली धातु और इसके साथ अवक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या बनेगा देखते हैं क्या बन रहा है। सोडियम जिंकेट, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी कि जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनने के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप दूसरी भाषा में देखेंगे कि आपने ली धातु, धातु साथ में ली आपने क्या? क्षारक। क्या लिया? क्षारक लिया, और क्षारक के साथ आपने क्या लिया? आप देखोगे जब रिएक्शन होगी तो क्या आएगा? क्या आएगा? आप देखिए, आप देखेंगे ये लवण बनेगा बेटा, और क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या होगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए
धातु के साथ क्या क्षारक की अभिक्रिया हो रही है और क्या हो रहा है, लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि हमने देखा धातु के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या मिला है, लवण मिला है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। लेकिन अब हम देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड या नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। आप देख लीजिए क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आप देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी कि जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, जल बन रहा है। क्या देखा आपने कि आप ये क्या है, ये नॉन मेटल है, अधातु है, क्या है, अधातु, और ये क्या है, ये क्या है, एक क्षारक है। जब इनकी अभिक्रिया हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, लवण और जल, और इसमें क्या, हाइड्रोजन गैस, लवण हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल के साथ जब क्षारक की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन जब हम नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें जल प्राप्त हो रहा है और लवण प्राप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे कि लवण और अम्ल और क्षारक के साथ रिएक्शन करा के क्या मिलता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, अब अम्ल और क्षारक के बीच क्या है, करना रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या है, एसिड और बेस। एक हम ले लेते हैं, क्या है, अम्ल। अम्ल में क्या ले ले हम, HCl ले रहे हैं, और एक ले ले KOH ले ले या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, कोई भी चीज़ ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है बेटा, ये वाला है अम्ल, अम्ल है, और ये क्या है, क्षारक है। जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आप ये देखिए क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O, यानी कि लवण बन रहा है और क्या बन रहा है बेटा, जल। क्या है, KOH प्लस HCl। इनकी जब रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, देखिए जरा इधर, KCl प्लस H2O। हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, बेस है, इसे बेसिस बोलते हैं, इसे एसिड है, ये एसिड है, और क्या बन रहा है, साल्ट, और ये वाटर। एक बात और नोट करनी है, इसको अम्ल और बेस यानी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जो होती है इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रल ना। अब इन दोनों को मिलाने के बाद ना तो चीज एसिडिक रहेगी ना बेसिक रहेगी, क्या बन जाएगी, लवण बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लवण बन जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो साल्ट क्या है, अम्ल और क्षारक से मिला हुआ उदासीन साल्ट, ठीक है, या लवण, यानी कि अम्ल और क्षार, यानी कि एसिड और जब बेस मिलेगा, एसिड और बेस मिलेगा तो इस ये क्रिया जो होगी इसको ही तो हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। बात समझ में आई।
आपने बात समझी। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार पढ़े, रासायनिक क्या अभिक्रिया के साथ क्या कोई अम्ल मेटल के साथ क्या हुई। और अब हम पढ़ रहे हैं कि जब ये दो आपस में ही लड़ा रहे हैं, बेस और क्या एसिड, जब ये आपस में इनके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है हमें। और साल्ट मिल रहा तो इन दोनों की जो क्रिया जो मिलने की होगी, साल्ट जो बन रहा है अम्ल और बेस से, वो क्या है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी न्यूट्रल कर रहा है किसी चीज को, न्यूट्रल कर रहा है, तो इसे बोले न्यूट्रलाइजेशन। ये बात क्लियर हुई। इस प्रकार से हमने आज एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में जाना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सभी चीज को बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझते रहिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए मेहनत करते रहें। थैंक यू, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।